जैसा उन्होंने बताया था, उनके रिपोर्ट में जो है बताया गया है, अभी तक जो है करीब करीब विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, डिग्री प्राप्त की है। ये लोग जो है अभी तक 28,42,135 विद्यार्थी निकले। मामूली है 24 लाख, हाँ 28 लाख, हाँ 28 लाख 42,000 इतने विद्यार्थी जो है इस यूनिवर्सिटी से पास आउट किए। पास आउट नहीं, मुझे बहुत खुशी है, इसमें से 19,19,227 अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थी है और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी 9,12,120 है। 9 लाख पोस्ट ग्रेजुएट रोहतक यूनिवर्सिटी निकलना देश के लिए बहुत ही उपलब्धि मिली है। काफ़ी प्रावधान है इसमें। MBBS का है, BM BDS है, BAMS है और PhD करने वाले 4,332 लोग हैं। कितने साइंटिस्ट बने, कितने लोग बने, कितने बने, और उतना PhD करके मेडिकल साइंसेस में भी मुझे बहुत खुशी है। 2,445 डॉक्टर जो है यहाँ से निकले हुए हैं, यहाँ से निकल के डॉक्टर बने। अरे इतना योगदान जो है अपना यूनिवर्सिटी दिया है। और वैसे ही जो रिपोर्ट दिया गया है, उन्होंने बताया था ये यूनिवर्सिटी का जो है NAC प्लस A में है, अच्छी रैंक में है। और वैसे ही उन्होंने बताया था प्रदेश में रैंकिंग में नंबर 1 है और देश में 35 नंबर पर। ऐसे जो है अचीवमेंट्स, काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स मुझे दिखा है। और इतने इसमें जो है काफ़ी विषय, समय काफ़ी हो गया, आप लोग भी भोजन के लिए वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो काम किया है काफ़ी मुझे अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट मुझे अच्छा लगा है। स्किल डेवलपमेंट में जो काम कर रहे हैं, नए जो स्किल्स थे और वो स्किल्स भी नवाचार से आगे बढ़ रहे हैं, नवाचार से बढ़ रहा है, इनोवेटिव है, बहुत इनोवेटिव है। और मुझे विश्वास है ऐसे ही आपका और तेजी और बढ़ेगी, स्किल और डाटा एनालिटिक्स में और बढ़ेगी। तो मुझे विश्वास है अभी 2,000 विद्यार्थी नौकरी ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि नंबर 5,000 तक बढ़ने का मौका है। इसमें इंक्रीज अप टू 5,000। इसलिए आज सबसे बड़ी समस्या है, 3 समस्या है। एक है बेरोजगारी, दूसरी है जातिवाद, तीसरा है भ्रष्टाचार। ये तीनों को भी जो है ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी जो केंद्र बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। पहला जो है रोजगार दिलवाने में ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 प्रदेश में नहीं देश में नंबर 1 बनेगा, ऐसा आप विचार करें। और इसमें मेरी सबसे प्रार्थना है, जितने फैकल्टी के लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग न्यू टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाइए, नए टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाइए। जैसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग है, डाटा एनालिटिक्स है, ऐसे बहुत से जो है नए टेक्नोलॉजी आए। जितना नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप विद्यार्थियों को आगे बढ़ाएंगे उतना रोजगार बढ़ेगी, उसकी जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। और दूसरा विषय, आपने जो काम शुरुआत किया है
मुझे अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी जो है पर्यावरण की रक्षा करने में यूनिवर्सिटी बहुत सबसे आगे है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। पर्यावरण का जो काम शुरू किया है, पौधा लगाना, सेवा भावना से जो पौधा लगाना, और करीब करीब 10 लाख पौधा लगाने का काम जो है इसने किया है, पर्यावरण की परिरक्षण करना। और साथ ही साथ ये बायो टेक्नोलॉजी का जो काम शुरुआत किया है, इसमें भी जो है अच्छी प्रगति लाई है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। बायो टेक्नोलॉजी बहुत जरूरत है। वैसे नए नए क्षेत्रों में आगे बढ़कर आप इस केंद्र को और अच्छा मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो है मुझे खुशी है, जो हमारे वैल्यू एडेड, कभी भी जो है किसी भी वस्तु को क्वालिटी रहे तो ही उसका वैल्यू बढ़ेगी, तो इसलिए वो क्वालिटी जो बढ़ेगी उसका वैल्यू एडेड होना चाहिए, वैल्यू एडेड होना चाहिए। वैल्यू एडेड जब भी बढ़ेगी उसका एडिशनल वैल्यू बनाना चाहिए। ऐसे कोर्सेज भी आप लोग काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया है, और मुझे बहुत खुशी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत लोगों को रोजगार दिला सकती है। आईटी सेक्टर में भी अच्छा काम शुरुआत किया है। और सबसे ज़्यादा मैं अभिनंदन करूँगा, नई शिक्षा नीति में आप लोग जो यहाँ पर जो है सुचारू रूप से जो अमल कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। नई शिक्षा नीति बहुत जरूरत है। नई शिक्षा नीति इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर, परिवर्तन करने वाला है। तो इसलिए नई शिक्षा नीति को भी और तेजी से आगे बढ़ाना, और मुझे विश्वास है आने वाले 3-4 साल में या 5 साल के अंदर यही यूनिवर्सिटी से पीजी बनने वाला हिंदी में अपनी मातृभाषा में डिग्री लेगा, ऐसा जो है हम पढ़ाई शुरू करना चाहिए। MBA जाने वाला हो, बीटेक जाने वाला हो, हिंदी में अपने मातृभाषा में या हरियाणा में अपने अपने मातृभाषा में आगे ले जाना चाहिए। तभी जो है गरीब लोग ऊपर आ सकते हैं। गांव गरीब वाला, ये दोनों जो है ज़्यादा अंग्रेजी नहीं जानता, तो इसलिए हमारी शिक्षा का माध्यम जो है हमारी मातृभाषा में होना चाहिए। जितना हमारे मातृभाषा में शिक्षा ले जाएंगे उतना उसको जो है मजबूत मिलेगा। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में जो शिक्षा सिखाने का, डिग्री पूरा करने का काम जो है जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। और अंत में मैं यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बड़े लोग निकले, जो यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, अच्छे लोग निकले, काफ़ी अच्छे आइकन्स हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अरे अपने लीगल में तो अच्छे हैं। मैं लास्ट टाइम देखा हूँ, आज यहाँ से अलुमनी जो है जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के जज है। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूँ। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के कुलाधिपति और हरियाणा के राज्यपाल के रूप में इस स्वर्ण जयंती समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए अत्यंत गौरव और आनंद का विषय है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए 50 वर्ष की यात्रा पूरी करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह निरंतर प्रगति, ज्ञानार्जन के प्रति समर्पण और समाज में किए गए प्रभावशाली योगदान का प्रतीक है। इतना ही नहीं, इस विशेष अवसर पर मैं MDU परिवार को दिल से बधाई देना चाहता हूँ।
साथ ही मैं विश्वविद्यालय की नींव रखने वाले महान विचारकों, पूर्व कुलपतियों एवं शिक्षाविदों, दूरदर्शी और परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिनके प्रयासों से इस संस्था की मजबूत बुनियाद रखी है। अभी संस्था का नाम है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। किसी व्यक्ति का या संस्था का नाम लगाते समय सोच कर लगाते। 50 वर्ष पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम पे इस विश्वविद्यालय का जो है स्थापना की गई है। यही अपेक्षा रहती है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, कैसे थे, क्या किए, वैसे दयानंद सरस्वती ऐसे लोग इस विश्वविद्यालय से निकले, यही भावना से जो है इसका नाम लगाया। तो वही चाहूँगा कितने दयानंद सरस्वती लोग निकले, मेरा नाम लगाया, मेरे माता पिता ने लगाया, मेरा नाम है दत्तात्रेय। उन्होंने सोच कर लगाया कि भाई मेरा नाम दत्तात्रेय बोले तो कोई एक अवतार है, वो सन्यासी बन के निकला है, साधु बन के निकला है, मैं भी ऐसा समाज सेवा करूँ, ये भावना से मेरा नाम मेरे माता पिता ने दत्तात्रेय लगाया। तो इसलिए आप सभी लोगों का अभी तक जो हमारे बताए गए विषय है, सभी को ध्यान में रखते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती का जो भी योगदान है, उनका विचार क्या है, उनकी जो है आलोचना क्या है, क्या मकसद से, क्या मानसिकता से उन्होंने समाज में काम किया, इसको हम व्यापक दृष्टि से और आगे बढ़ाना ही हमारा कर्तव्य बनेगा, ऐसा मैं पहला समझता हूँ। और दूसरी बात, मैं आज प्रदर्शनी देख रहा हूँ, मुझे बहुत ही खुशी लगा है। प्रदर्शनी जो है इतनी लंबी प्रदर्शनी लगा है। आज समाज में जितने भी जो है परिवर्तनशील के जितने भी जो है फैकल्टी है, सारे फैकल्टी हमारे विश्वविद्यालय में है। उसके लिए मैं बहुत आनंद हूँ, संतोष हूँ और आपको अभिनंदन करना चाहता हूँ। सारे जो है अचीवमेंट मैंने देखा। और दूसरी मुझे खुशी है, हर जो प्रदर्शनी का जो विवरण बता रहे थे वो जो है महिला थे, ज़्यादा लोग महिला थे, उनको मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत से नए नए नवाचार को आगे लाए, और मैं हमारे वाइस चांसलर उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट दिया है। और वो रिपोर्ट जो है केवल रिपोर्ट ही नहीं है, ये साक्षात जो है आंकड़ों से। तो इसलिए मैं चाहूँगा ये 50 वर्ष की जो लंबी रास्ता है, ये लंबी रास्ता बहुत ही जो है साहस से किया है, बहुत ही जो है अचीवमेंट आपने बताया। इसलिए मैं सारे यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के सारे लोगों को और एक बार राज्यपाल के रूप में और कुलाधिपति के रूप में मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करना चाहता हूँ। विशेष करके हमारे ये हमें सीख देगा। ऐसी चुनौती के बीच मैं अपने शिक्षकों से भी निवेदन करूंगा, अपने सभी छात्रों से भी निवेदन करूंगा, ऐसी परिस्थिति के बीच भारत के 140 करोड़ लोगों ने उन लोगों को चुनौती दी है कि हम खड़े होंगे, हमारे अंदर विदा है, हमारे अंदर हौसला है, हमारा स्वभाव अच्छा है, हम संवेदनाओं से भरे लोग
पूरे विश्व की कामना करते हैं कि उसका कल्याण हो, वो शांति से जिए। और इसलिए हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। हमारी बात ये कि हम लोग जिस दिन अपनी आजादी का 100वां साल मना रहे होंगे, यानी 2047 तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। यह हमारा संकल्प है और इसी संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाने के लिए आप सबसे विनती प्रार्थना है। और विनती प्रार्थना ये कि हमें किस तरह के एजुकेशन की जरूरत है, दुनिया में कौन से ऐसे सिलेबस, कौन सी ऐसी चीज जो हम पढ़ाएं जिसके कारण हम दुनिया में जो चुनौतियां हमारे सामने उनका मुकाबला ही नहीं अपितु उनको जीतकर उसको ठीक रास्ते पर लेकर जाने के लिए हमें जिस भी तरह की जरूरत है उस जरूरत के साथ हम लोग आगे बढ़ सके। उसके लिए हमारे तमाम शिक्षक, हमारे तमाम, चाहे वो सरकार के लोग हैं, चाहे वो हमारे छात्र छात्राएं, सबने मिलकर काम करना है। और मिलकर काम करने के लिए हमें किसी भी चीज की आवश्यकता है तो वो आवश्यकता इसलिए पूरी हो रही है क्योंकि उस दृष्टिकोण से अब सोचकर विचार कर आगे कदम बढ़ाने का समय भी अच्छा है, हमारे अनुकूल है। और इस अनुकूल समय में हमें बहुत सारी उपलब्धियों के साथ इस देश को आगे लेकर जाना है। मुझे कहने में कति कोई अतिशयोक्ति नहीं क्या अगर हम लोग देश में कितने अच्छे साइंटिस्ट पैदा करें, कितने अच्छे शिक्षाविद बनाओ, कितने अच्छे इंजीनियर बनाओ, कितने अच्छे कला के क्षेत्र में लोग तैयार करो, अगर कमजोर राजनीतिक सोच है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे में कई बार बच्चों से कोई पूछता ना कि जरा बताइए भैया क्या बनोगे, तो कहेगा डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा। कोई कोई माई का लाल होगा जो कहेगा कि मैं नेता बनूंगा। और जब हम लोग कहते कि नेता बनूंगा तो सब लोग हंसते हैं। यानी इतना नीचे तक का स्तर जो ये आया है, जो गिरावट आई है, यही बहुत घातक है। दोस्तों, आपका अगर लोक प्रशासन ही ठीक नहीं होगा, आप जिसके अंतर्गत जाकर काम करने वाले हैं वह ईमानदार ना हो, साहसी ना हो, दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति के साथ काम करने का जुनून ना हो, तो फिर वो किसी के इशारे पर उठेगा भी बैठेगा भी। अगर तुम कोई शोध करोगे तो तुम्हें रोकेंगे, कहेंगे तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की, अरे हमने कर रखा ना, तो तुम लोग चलो जाओ। तो तुम्हारी जो प्रतिभा वो कहां जाएगी? वो इसी तरह से कहीं दूर दुनिया में जाकर अपना लोहा मनवाएगी अपनी प्रतिभा का। भारत का दिमाग, उसका उपयोग वर्षों वर्षों तक उन लोगों ने किया, हमारे दिमाग के दम पर वो आसमान में और वो दुनिया में अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विधा में अपने झंडे गाड़ रहे हैं और हम सीधे चूल्हे बैठे हैं, है ना? और ये कारण सिर्फ कमजोर राजनीतिक सोच, मगर अब कमजोर राजनीतिक सोच नहीं है। अब भारत में मजबूत राजनीतिक सोच के साथ हम दिन रात कदम आगे बढ़ा रहे हैं और इतने कम समय में मजबूत राजनीतिक सोच का नजारा देखो। जिस देश के तिरंगे को कभी कोई समझता नहीं था, जानता नहीं था, आज मेरे देश के नौजवानों ने दुनिया के हर कोने में भारत के तिरंगे को गाड़ दिया है, लगा दिया है, फहरा दिया है। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी अन्य क्षेत्रों की बात हो, आज भारत कहीं कमजोर नहीं। राजनीतिक रूप से जहां पर हमें अपना सामर्थ्य दिखाना चाहिए, उस सामर्थ्य की शक्ति आपका देखकर हौसला बनता होगा। जब कोई हमें सूंघता नहीं था, पूछता नहीं था,
आज वही लोग कोई कुर्सी आगे सरकाता है, कोई पीछे करता है, कोई आगे बढ़कर चरण चुंबन करके आशीर्वाद लेने का प्रयास करता है। ये सब इसलिए क्योंकि आज का भारत कमजोर नहीं, विश्वास से लबालब है। और इस विश्वास को मजबूती देते हुए जो हमने सारी दुनिया के सामने अपना प्रस्ताव रखकर आगे बढ़ने की बात कही है कि हम लोग विश्व गुरु के अपनी कामना को पूरा करने जा रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, विकसित भारत बने मेरा, इस संकल्प को सिद्धि तक हम सब ने मिलकर लेकर जाना है। हम किसी भी क्षेत्र में आगे जाएं, हमें हर क्षेत्र में अपनी अपनी विधा के दम पर अपना झंडा गाड़ना है। और यही काम अगले 20-2200 साल है। इसमें हम सब लोगों ने अपने दो आंखों से, आप देखना, भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश आप बनाओगे भी और बनता हुआ देखोगे भी। ये 20-22 साल का एक कमाल होगा। इसलिए दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत सारे हमारे साथी कह देते कि ये लोग बोल रहे हैं आज भारत के बड़ी बातें कर रहे हैं कि सारी दुनिया का मार्गदर्शन करोगे, सारी दुनिया के कल्याण की बात करेंगे। अरे करोगे कैसे? अरे भाई, हमारे पास विचार है, हमारे पास वैसे दिमाग है, हमारे पास वैसी सोच है। हमने ये काम हजारों लाखों साल पहले किए हैं, आज भी कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना कि किसी दूसरे देश के पास या जमीन पर कभी कोई ऐसा विचार लाखों साल तक प्रचलित रहा हो? सिर्फ भारत में एक छोटा सा विचार। अब आपने, पंडित जी हमारे घर में हवन करते, हवन करके आरती के बाद वो खड़े होकर हमें थोड़ा फूल देते हैं, बोलते हैं कि बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ऐसा विचार दुनिया में अगर किसी के पास है तो सिर्फ भारत के पास है, हम लोगों के पास है। इसी विचार की प्रबलता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अरे धर्म, आज का साइंस 1% भी नहीं पहुंच पाया, इतना मजबूत हमारा इतिहास है। और दोस्तों, इतना ही नहीं है, अधर्म उसका नाश होना ही चाहिए। उसके में अगर हम लोग इसकी भी चिंता नहीं करेंगे तो भी हमें नुकसान होगा। प्राणियों में सद्भावना हो, अरे हम चींटी तक भी हम लोग उसको अनाज डालते हैं, आटा डालते हैं। इतना ही नहीं, पेड़ भी जीवित हो, पेड़ भी सांस लेते हैं, बोलते हैं, मुस्कुराते हैं। जगदीश चंद्र बसु जैसे साइंटिस्ट ने दुनिया को साबित करके दिखाया। हम लोग प्रकृति का शोषण नहीं, दोहन करने वाले लोग हैं और विश्व का कल्याण हो। ध्यान करना, 2047 तक हम लोग अपने संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। बस आपका हौसला, आपका जुनून, आपकी सोच, सुबह शाम उठते बैठते अगर आपने एक विचार प्रगाढ़ कर लिया कि मैं बनाऊंगा भारत को विश्व गुरु, मैं बनाऊंगी भारत को सबसे ताकतवर, सुबह शाम आपके इस विचार ने, आप कल्पना करके देखिए, आपका सिर्फ ये छोटा सा संकल्प एक अद्भुत परिवर्तन लेके आएगा। और ये परिवर्तन इस संकल्प को सिद्ध करेगा, सिद्धि तक लेकर जाएगा। आइए हम इस 50 साल पूरे होने के अवसर पर एक संकल्प ले, और वो यही कि मैं, मेरा देश ये सबसे पहले, और मैं अपने देश के लिए वो सब करूंगे जिसकी आज के दौर। यानी क्या? शिक्षा यानी मनुष्य का निर्माण करना, मनुष्य बनाना, और मनुष्य बनाकर उसको जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के बीच जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग इस धरा पे आए, जीवन में हम लोगों को मिला, उसको प्राप्त करने का
जो अभूतपूर्व सूत्र हमें विद्या से मिलता है, उसको ग्रहण करके हम अपने जीवन को खुशियों से, आनंद और उत्साह से जीते हुए उस परम पिता परमात्मा या उस परम तत्व को प्राप्त करें। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है, यही हमारा महान लक्ष्य है। और इस महान लक्ष्य के लिए जिस महापुरुष के नाम पर यह विश्वविद्यालय है, उन्होंने जीवन के हर रहस्य पर ऐसा हमारा मार्गदर्शन किया है कि जिसकी कोई था नहीं, वो अथा थे। महर्षि दयानंद, जिन्होंने सभी वेदों को मिला के बहुत सार गर्भित एक सत्यार्थ प्रकाश में ही जीवन के सारे आमूल चूल परिवर्तन करके हम अच्छा जीवन कैसे जिए, कैसे हम लोग उस परम पिता परमात्मा के पास जाएं, उसको पाएं, कैसे उसको अपने अंदर समाना है, उसकी विधा से लेके हमारी दिनचर्या तक हर विषय पर जिनों का इतना गहन मंथन था और उस मंथन को सत्यार्थ प्रकाश के जरिए हम तक पहुंचाया। ऐसे महापुरुष के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम पढ़ना भी हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। उसके लिए भी मैं उस वक्त के अपने तमाम जिन्होंने ये सोच कर नाम रखा होगा, उनका भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आपने जो पौधा लगाया था आज वो वट वृक्ष बन के आज पूरे 50 साल पूरे कर गया है, 50 साल पूरे कर गया। दोस्तों, आपने ये रुक जाइए भाई, आपने शिक्षा ग्रहण करने, शिक्षक ने हम लोगों का मार्गदर्शन करना है। हमारे लिए समाज में कौन सी चुनौतियां आएंगी, हम देश के जिसके नागरिक हैं उसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों के पार जाकर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम जिस तरह के आज दुनिया का माहौल बना हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, गृह युद्ध की स्थितियां बनी पड़ी हैं, सारी दुनिया के लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं, सारी दुनिया में मानवता नाम की कोई चीज रह गई हो ऐसा कहीं नजर नहीं आता। इस पूरी परिस्थिति में दुनिया के कुछ लोग ये चिंतित है, हताश और उदास है, और उसी की बीच में कोई आशा की किरण ढूंढ रहे हैं। वो देख रहे हैं, लोगों के बीच में जाके पूछ भी रहे हैं, सारी दुनिया में सेमिनार भी किए उन लोगों ने। उन्होंने कहा कि क्या कोई इस दुनिया की एक सरकार हो सकती है क्या कोई इस पूरी दुनिया में एक जैसी करेंसी, एक जैसे कानून, एक जैसी व्यवस्था ये हो सकती है क्या, ताकि लोग सुखी रहे, उत्साहित होकर अपने जीवन को जिए, किसी तरह की अशांति का उनको सामना ना करना पड़े। ऐसी शिक्षा अगर वहां पर भी होती तो दुनिया में इस तरह का कोहराम नहीं मचता। तो इसी बीच में वो जो ये चीज चाह रहे, तो चाहते हुए चीज में जब उन्होंने सारी दुनिया का विश्लेषण किया, करने के बाद उनको पाया कि एक आशा की किरण है जिन पर भरोसा किया जा सकता है, जिनके पास सुंदर विचार है, जिस विचार ने कभी किसी का अहित नहीं किया, जिसकी शिक्षा मानवता की ओर लेकर जाती है, और उस शिक्षा में पले बड़े लोग वही दुनिया का कल्याण कर सकते हैं, वही दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। वही लोग हैं जो इस दुनिया को ठीक रास्ते पे ले जाकर इस विश्व के कल्याण के लिए जो सोच उन लोगों के दिमाग में उसको पूरा कर सकती है। तो आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि वो
हमारी संस्कृति है, वो हमारा देश है, वो हम हैं जो सारी दुनिया में विश्व कल्याण के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं, तो उसकी सब लोग स्वागत करते हैं, उसका वंदन करने के लिए तैयार बैठे। जब ये सर्वे हुआ तो सारी दुनिया के बड़े बड़े देश जो हमें कहते थे कि ये पिड्डी देश कल तक का,